हाय स्टूडेंट, मैं प्रदीप यादव आप सबका ज्ञान ज्योत कोचिंग क्लासेस एवं जीजे ऑनलाइन स्टडी की तरफ से दिल की अंतरिम गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। हाँ स्टूडेंट, मैं आप सबको यह भी बता देना चाहता हूं कि आप सब जीजे ऑनलाइन स्टडी चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो पाठ्यक्रमानुसार यूपी बोर्ड एवं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्रम वाइज वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं फिजिक्स इंटर का पहला चैप्टर जो कि वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र से संबंधित पाठ रखा गया है यूनिट फर्स्ट में, जो कि फर्स्ट पेपर है। तो हम इसमें सबसे पहले जानते हैं कि आवेश क्या है। कि जैसे हम सुनते हैं कि आवेश, तो आवेश है क्या? तो चलिए जानते हैं कि आवेश है क्या। जब किन्हीं दो वस्तुओं परस्पर एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो वे वस्तुएं एक दूसरे से कुछ न कुछ चार्ज को ग्रहण करती हैं अथवा कुछ न कुछ ऊर्जाओं को ग्रहण करती हैं, जिसके द्वारा दोनों वस्तुओं में एक अलग प्रकार का बल आ जाता है जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। इस आकर्षण के गुण को ही हम आवेश कहते हैं। तो जैसे चलिए हम जानते हैं कि एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में किस तरह से हम समझ सकते हैं कि आखिर वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आ जाने से आवेशित कैसे हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं हम कि मान लीजिए हमने सर्वप्रथम एक कांच की छड़ लिया और दूसरा रेशम का एक कपड़ा लिया। तो जैसे ही हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में धन आवेश समाहित हो जाते हैं और रेशम के कपड़े में ऋण आवेश आ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर जो कांच में धन आवेश आया और रेशम के कपड़े में जो ऋण आवेश आया, यह आया कहां से? तो यह आता कहीं से नहीं है, बल्कि यह वस्तुओं में पहले से ही उपस्थित होता है। जैसे हमने कांच की छड़ को लिया तो यह सामान्य रूप से उदासीन है, निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय कोई भी पार्टिकल कब होते हैं? जब जितना कि इसमें धन आवेश है उतने ही इसमें ऋण आवेश भी हो। तो इसी तरह से रेशम के कपड़े में भी उतने ही धन आवेश एवं उतने ही ऋण आवेश पहले से उपस्थित होते हैं। तो होता क्या है कि जब हम दोनों को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो इस रेशम के कपड़े में जो धन आवेश है वह इस कांच की छड़ में आ जाता है और कांच की छड़ में जो उपस्थित ऋण आवेश है वह रेशम के कपड़े में चला जाता है, जिसके कारण अब इसके पास केवल और केवल धन आवेश बचता है और इस रेशम के कपड़े के पास केवल और केवल ऋण आवेश बचता है। तो हम आप यह जानते हैं कि सामान्य सी अवस्था में यदि वस्तुओं में केवल धन आवेश ही हो और केवल ऋण आवेश ही हो तो मीन्स पहली वस्तुएं एक प्रकार का आवेश, एक प्रकार का चार्ज, दूसरी में अलग प्रकार का आवेश अथवा अलग प्रकार का चार्ज समाहित है, निहित है। तो जैसे ही कागज के छोटे छोटे तिनके को कांच की छड़ के संपर्क में लाते हैं तो कागज के टुकड़े में बहुत न्यूनतम मात्रा में धन आवेश एवं ऋण आवेश भी उपस्थित होते हैं अथवा केवल ऋण आवेश मान लीजिए उपस्थित होता है। तो अब ध्यान दीजिए, इस कांच की छड़ में कौन सा आवेश है? धन आवेश।
तो हम यह जानते हैं कि जब दो विपरीत प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं तो उन दोनों वस्तुओं के बीच एक विशेष प्रकार का बल कार्य करता है जिसे हम आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो यही कारण है कि यह कांच की छड़ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार से यदि हम धनावेशित बहुत छोटे पार्टिकलों को रेशम के कपड़े के नजदीक लाएं तो रेशम का कपड़ा भी उन पॉजिटिव अर्थात धनात्मक सूक्ष्म पार्टिकलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसे आप घर पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर। चलिए इसके अलावा भी हम एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल के संपर्क में लाने पर सामान्य सी अवस्था में जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ में ऋण आवेश आ जाता है और बिल्ली की खाल में धन आवेश समाहित हो जाते हैं। मीन्स अब ऑलरेडी सेम वही प्रोसेस है कि जिस तरह से जितने आबनूस की छड़ में धन और ऋण है उतने ही बिल्ली की खाल में धन और ऋण आवेश उपस्थित होंगे। अर्थात आबनूस की छड़ में धन और ऋण आवेश समान मात्रा में पाए जाएंगे और बिल्ली की खाल में भी समान मात्रा में दोनों आवेश उपस्थित होते हैं। अब बात यह आती है कि जब दोनों को हम एक दूसरे के संपर्क में लाकर रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल में उपस्थित ऋण आवेश आबनूस की छड़ में आ जाता है और आबनूस की छड़ में उपस्थित धनावेश बिल्ली की खाल में चला जाता है। तो अब हुआ क्या, आबनूस की छड़ के पास केवल और केवल ऋण आवेश और बिल्ली की खाल के पास केवल और केवल धनावेश बचते हैं। तो जैसे ही अब हम इस मीन्स आबनूस की छड़ को विपरीत प्रकृति वाले या विपरीत गुण वाले अर्थात छोटी छोटी वस्तुओं जो धनावेशित हों उनके संपर्क में लाएंगे तो आबनूस की छड़ उन छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। एवं उसी तरह से बिल्ली की खाल भी सूक्ष्म ऋणावेशित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। तो दोस्तों यह था आवेश। आवेश है क्या, तो सामान्य सी अवस्था में हम यह जान लेते हैं कि आवेश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं में एक विशेष प्रकार के बल का उत्पादन कर देता है या बल का उत्सर्जन कर देता है। जैसे सामान्य सी अवस्था में कांच को सीधा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नजदीक जब हम ले जाते हैं तो वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास बल नहीं है कि यह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। कि जैसे ही हम इसे रेशम की कपड़े से रगड़ते हैं इसमें उपस्थित सभी ऋण आवेश निकल जाते हैं, केवल और केवल धनावेश बचते हैं। तब अब हम जब उन पुनः छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के नजदीक इस कांच की छड़ को ले जाते हैं तो वह कांच की छड़ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अर्थात अब इस कांच की छड़ में एक विशेष प्रकार का बल आ गया जिसके द्वारा वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। तो चलिए इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह क्वेश्चन जो अभी हमने आपको बताया यह अति लघुत्तरी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है अथवा बहुविकल्पी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। कि जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। पहला क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाएगा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो कांच की छड़ में कौन सा आवेश आता है और रेशम के कपड़े में कौन सा आवेश समाहित होता है। तो फ्रेंड्स
हम आप यह जान रहे हैं कि अभी हमने आपको बताया कि कांच की छड़ में धन आवेश आते हैं और रेशम के कपड़े में ऋण आवेश समाहित हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ में देखिए दोनों छड़ हैं, कांच की भी छड़ है और आबनूस की भी छड़ है, किंतु कांच की छड़ में आता है धन आवेश, लेकिन आबनूस की छड़ में ऋण आवेश आता है। कौन सा आवेश? ऋण आवेश आ जाता है। और इसी तरह से बिल्ली की खाल में धन आवेश आ जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वह है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ। तो हम आप जानेंगे कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ बातें। कूलॉम ने हमें क्या बताया? तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कूलॉम थे कौन, इन्होंने इस नियम का उत्पादन कब किया। तो चलिए देखते हैं। कूलॉम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1785 ईस्वी में दो आवेशों के संबंध में एक नियम का उत्पादन किए, जिसे ही हम कूलॉम के नियम से जानते हैं, मीन्स कूलॉम के नियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कूलॉम ने हमें क्या नियम बताया। कूलॉम ने यह बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है? बल, जो इन दोनों आवेशों के बीच कार्य कर रहा है। अर्थात वह बल कौन सा है? या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण हो सकता है। तो एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं इसी परिभाषा को, ताकि जो लोग परिभाषा को नोट करना चाहते हैं वे लोग इसको नोट भी कर सके। तो चलिए एक बार पुनः देखते हैं। बाकी अभी देखेंगे कि डेरिवेशन के माध्यम से किस तरह से हम कूलॉम के नियम का उत्पादन कर सकते हैं। अर्थात जो दोनों बिंदु आवेशों के बीच बल कार्य कर रहा है वह क्या होगा, कितना होगा, इसे हम ज्ञात करेंगे अभी जस्ट आगे। तो चलिए एक बार हम फिर जान लेते हैं कूलॉम ने हमें क्या बताया। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम कूलॉम का नियम कहते हैं। तो चलिए कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी आप लोगों की कि आखिर दो आवेश तो हैं, अब ये दोनों आवेश किस प्रकृति के होंगे, इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। चाहे आप पहला भी आवेश धनावेश हो, दूसरा भी धनावेश ले सकते हैं, या दोनों ऋणावेश ही रख सकते हैं, अथवा एक धनावेशित हो और दूसरा ऋणावेशित हो आवेश, उनको भी हम रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डेरिवेशन के माध्यम से हम इसे किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं बल को। मीन्स इनके संबंध में जो बल दिया गया, मीन्स किसके संबंध में? कूलॉम के नियम के संबंध में। तो चलिए देखते हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 क्रमशः A एवं B बिंदुओं पर स्थित है। कौन दो आवेश? माना Q1 एवं Q2
दो बिंदु आवेश क्रमशः बिंदुओं A तथा B पर स्थित हैं, जिनके बीच की न्यूनतम दूरी स्मॉल r है, जिनके बीच की न्यूनतम दूरी स्मॉल r है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो फोर्स कार्य कर रहा है, मीन्स बल, चाहे वह आकर्षण हो अथवा प्रतिकर्षण हो सकता है, क्योंकि यहां ना तो Q1 मीन्स ना तो प्लस दिया गया है और ना ही माइनस दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इन पर बल किस तरह से कार्य कर सकता है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि प्लस है और यहाँ पर मान लेते हैं कि माइनस है, तो भी जो बल कार्य करेगा वह किस तरह से कार्य करेगा। अब इस अवस्था में दोनों बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल आकर्षण बल होगा, और यदि हम दोनों स्थानों पर प्लस आवेश रख देते हैं तो अब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा वह होगा प्रतिकर्षण, क्योंकि हम आप यह जानते हैं कि समान प्रकृति के बिंदु आवेशों के बीच सदैव प्रतिकर्षण रिपल्सन बल कार्य करता है। अब हम ध्यान देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव नहीं रखा गया है क्या, कि केवल Q1 और Q2 है। तो अब कूलाम के नियमानुसार यह बल किस तरह से कार्य करने वाला है, तो चलिए देखते हैं। तो कूलाम ने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कौन होता है बल, तो F is directly proportional to Q1 into Q2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, मीन्स बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। यह हो गया हमारा समीकरण 1 परिभाषा के अनुसार। फिर आगे क्या कहते हैं, एवं दोनों बिंदु आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, मीन्स दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। अब स्मॉल r का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/r। स्मॉल r का व्युत्क्रम 1/r। तो क्या रहा है, व्युत्क्रम के वर्ग के, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मीन्स F is directly proportional to 1/r स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि बल तो एक समान कार्य कर रहा है। अब जब बल एक समान कार्य कर रहा है तो इन दोनों समीकरणों को हम कुछ इस प्रकार से भी व्यवस्थित कर सकते हैं, मीन्स कैसे, F is directly proportional to Q1 into Q2 into 1/r square। Q1 into Q2 into 1/r square। या इसे हम पुनः क्या लिख सकते हैं, F is directly proportional to Q1 Q2 upon r square। अब यहां पर इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम कुछ कांस्टेंटल नियतांक को स्थापित कर सकते हैं। कब, जब दोनों बिंदु आवेश या तो वायु में रखे गए हैं अथवा निर्वात में रखे गए हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, F इक्वल K इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अब बात यह आती है कि K क्या है। K अभी हमने आपको बताया कि एक समानुपाती नियतांक है,
के एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर के का मान हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि के का मान हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा, तो के का मान निकालना है हमें, तो आर स्क्वायर यहाँ पर हर में है, तो यह अगर इस पक्ष में लाया जाए तो किस में हो जाएगा, गुणा में, मीन्स यह है बल गुणे आर स्क्वायर। चूंकि यह इस पक्ष में भाग में था इसलिए इधर आया तो गुणा के साथ। अब बराबर यहां पर है क्या, के इंटू Q1 इंटू Q2 मीन्स ये दोनों इसके साथ गुणा के साथ हैं। तो अगर इनको हम इस पक्ष में ला दें तो कहां पर हो जाएंगे, हर में, मीन्स Q1 इंटू Q2 बराबर के। तो अभी हमने जाना कि के क्या है, एक कांस्टेंटल नियतांक है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि हमें मान किसका निकालना है, के का। तो के बराबर होगा क्या, F मीन्स बल, बल का मात्रा न्यूटन गुणे मीन्स इनटू आर स्क्वायर। आर क्या थी, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। तो दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, और यहां पर है क्या, आर स्क्वायर। तो मीन्स मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बचा क्या, बटे Q1 इंटू Q2। तो Q1 और Q2 क्या है, आवेश है। तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। तो चलिए देखते हैं आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। तो कितने कूलम हैं, एक, दो, और दोनों किसके साथ हैं, गुणे के साथ। तो हम जानते हैं कि जब दो समान प्रकार के चरों या अक्षरों का आपस में गुणा होता है तो उनकी घात के रूप में वे लगा दिए जाते हैं जितनी बार वे सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर कूलम गुणे कूलम, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो के का मान क्या होता है, y अथवा निर्वात में 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब बात यह आई कि चलिए ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम इसे पुनः और भी कुछ परिवर्तित करना चाहें, क्या के का मान, ठीक, अभी हमने क्या प्राप्त किया कि के का मान क्या होता है, के इक्वल टू 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो के स्थान पर हम इसे भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मिलेगा क्या, F बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। या अभी यहां पर हमें इतना मिला, इसके बाद पुनः यह तो मिला किसका मान है ना, के का मान। तो चलिए थोड़ा साफ लिख देते हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं, इतना न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक। अब गुणे यहां पर है क्या, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 है क्या, आवेश। तो Q1 इंटू Q2 इसका मात्रा क्या हुआ, कूलम स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर से इसे प्रदर्शित कर रहे हैं, बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब आर क्या है, दूरी, तो दूरी का मात्रा मीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए, मीटर स्क्वायर कट गया, कूलम स्क्वायर कट गया। तो बचा क्या, F बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर इंटू न्यूटन। बचा क्या? न्यूटन। तो हम आप यह भी जानते हैं कि बल का मात्रक होता क्या है? न्यूटन। तो चलिए अब इसे हम पुनः भी परिवर्तित कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर क्या इसके स्थान पर हम पुनः किसी मान को स्थापित कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं हम। हाँ, इनके स्थान पर भी हम आगे मान स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए वह किस तरह से स्थापित किया जा सकता है। तो यह बराबर हुआ क्या? ठीक, 9.0 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू न्यूटन। अब देखिए इसी बल को हम दूसरे पदों में मीन्स निर्वात की वैद्युतशीलता के पदों में किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह बराबर इसके स्थान पर, ठीक, या किसके स्थान पर रखा गया? के स्थान पर। अब इसी के स्थान पर हम पुनः निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुरूप मान को स्थापित करते हैं। तो क्या होगा कि जब मध्य वायु और निर्वात के अलावा अगर हो, जैसे कांच हो, तेल हो या अभ्रक हो, ETC माध्यम मीन्स वायु और निर्वात के अलावा कोई माध्यम हो, तो यहां पर कौन सा कांस्टेंटल नियतांक रखा जा सकता है? के स्थान पर। तो यहां पर जो स्थापित होगा, अब हम आगे देखते हैं। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बात आई कि इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक वही होगा न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। तो चलिए हम थोड़ा सा यह भी जान लेते हैं कि इनका मात्रक क्या मिला हमें? न्यूटन। तो अब हम आगे की ओर देख लेते हैं कि सामान्य सी अवस्था में इसका मात्रक तो न्यूटन होता है। अब बात यहाँ आई कि इससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे नंबर 1 क्वेश्चन, पहला प्रश्न क्या होगा कि जब मान लीजिए दोनों बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित है, तो वायु अथवा निर्वात में जो अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा या कांस्टेंटल नियतांक होगा, उसका मान क्या होगा? तो इसका मान अभी हमने आपको बताया कि निर्वात और वायु के लिए के रखा जाता है। के का मान होता है 9.0 गुणे 10 की घात 9। क्या होता है के का मान? 9.0 गुणे 10 की घात 9। तो केवल के का मान पूछ रहा है, इसका मान के का मान। तो के का मान क्या होगा? 9.0 गुणे 10 की घात 9। और यदि बिंदु आवेश और दूरी के संदर्भ में के का मान पूछ लिया जाए तो क्या मिलेगा? अभी हमने आपको बताया कि के बराबर अब होगा, यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। एक, वायु और निर्वात में कांस्टेंटल नियतांक का मान क्या होगा? तो उस अवस्था में आप बताएंगे के बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 9। ठीक, क्या 9 क्या? तो 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। क्या होता है? के बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा बहका दिया जाए कि अगर आवेश और दूरी के संदर्भ में इस प्रश्न को पूछ लिया जाए तो हम यही मानेंगे आवेश तो इसमें भी है, दूरी इसमें भी है, बल तो इसमें भी है, क्योंकि मात्रक है, तो एकदम से गलत हो जाएगा। तो वहां पर होगा क्या? के बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 9 इंटू एफ
इंटू आर स्क्वायर अपान Q1 इंटू Q2। तब इस तरह से हम लिख सकते हैं उसे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। एक तो रहा पहला क्वेश्चन, ठीक, जो कि दो तरीके से पूछा जा सकता है। बात आती है दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न बनेगा कहां पर? यहां पर बनेगा, इससे संबंधित। आखिर एप्सिलॉन 0 क्या है, इसका मान क्या होगा? तो यहां पर एप्सिलॉन 0 मीन्स को अकेला नहीं रखा जाएगा, यहां पर दोनों को के मीन्स और एप्सिलॉन 0 को एक साथ स्थापित किया गया है, क्योंकि दोनों ही एक तो निर्वात और y के सापेक्ष अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और दूसरा जब माध्यम y और निर्वात के अलावा अदर हो तो सामान्य सी अवस्था है, जहां पर अदर माध्यम होंगे वहां पर भी तो y उपस्थित होगी आसपास। तो इसके ठीक साथ साथ हम इसको भी रखा जाएगा, मीन्स इसको भी स्थापित करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होता है? 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब बात यह आई कि इसे हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हमें मान किसका निकालना था? एप्सिलॉन 0 का। तो ऑलरेडी एप्सिलॉन 0 जो है वह है कहां पर? हर में। तो इसको हम लाते हैं अंश की ओर। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लाते हैं किधर? अंश की ओर। किसकी ओर? अंश की ओर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे अंश की ओर लाते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, यहां पर यह है भाग में, तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा गुणा, मीन्स एप्सिलॉन 0 इंटू यफ बराबर 1/4 पाई, ठीक, 1/4 पाई इंटू के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब अभी हम इनका मात्रक नहीं रखते हैं, मात्रक को आगे रखकर आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसका मान हम स्थापित करेंगे अथवा निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर होगा क्या? एप्सिलॉन 0 बराबर, अब यम को भी इस तरफ लेकर चलते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई इंटू के, यफ का इधर गुणा है, इधर आ जाएगा तो भागी हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर इंटू 1/f लिख सकते हैं इसे। तो सबसे पहले पहुंचे और कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक, जो भी कोई त्रुटि हो अगले वीडियो में हम उसे पुनः से सुधारेंगे, ठीक, सुधार लाएंगे।